Thank you very much for inviting and organizing this. आज मैं आपसे, यंगस्टर्स से, टीनेजर्स से, किशोरों से आज के ज़माने की बात करना चाहता हूं। आज के ज़माने में आपके सामने, हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, उनमें एक बहुत बड़ा चैलेंज जिसका रास्ता अभी हम ढूंढ रहे हैं, वो इंटरनेट की वजह से है, सोशल मीडिया की वजह से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से है। और ये हम सबकी जिंदगी को एक ही तरीके से अफेक्ट कर रहा है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूं। पिछले कई महीनों से मेरे डीप फेक वीडियोस फेसबुक पर, इंस्टा पर, अलग अलग जगह देखने को मिले। किसी वीडियो में मैं डायबिटीज की दवाई बेच रहा हूं, किसी वीडियो में मैं अमिताभ बच्चन से बात कर रहा हूं और मैं उनसे कह रहा हूं कि आपका जोड़ों का दर्द कैसा है। और ये एआई की मदद से वीडियोस इतने इफेक्टिव बनाए जाते हैं कि मुझे खुद भी देखकर लगता है कहीं ये मैं तो नहीं। पहला एहसास इसका मुझे कब हुआ? सरोद के बहुत बड़े उस्ताद हैं, उस्ताद अमजद अली खान साहब। तो एक लंच था, वहां मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपसे ज़रा अलग से बात करनी है। तो मैंने कहा बताइए, कोई ऐसी बात नहीं है मेरी ज़िंदगी में। नहीं नहीं नहीं, आप ज़रा किनारे आ जाइए। तो कहा कि देखिए सर, आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, आपके पास तो पैसा भी है, आपके पास तो नाम भी है, फेम भी है, सब कुछ है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन क्या हुआ? आप ये डायबिटीज़ की दवाई बेचना बंद कर दीजिए। तो मैंने कहा उस्ताद जी, ये मैं नहीं हूं, वो एआई है, एआई जनरेटेड इमेज है, उसके ऊपर एआई जनरेटेड वॉइस ओवर लगाया है। उनको बात बिल्कुल समझ नहीं आई। उन्होंने कहा जो भी है आप ये काम मत करिए। फिर मैं उनको समझाता रहा, लेकिन वो मुझे समझाते रहे। उस दिन मेरे दिमाग में पहली बार चिंता पैदा हुई। बहुत सारे लोग जो देखते हैं, जो हमारी बात पर भरोसा करते हैं, ये बेईमानी करने वाले लोग उस भरोसे का, उस यकीन का फायदा उठाकर लोगों को सामान बेचते हैं। फिर कई साल पहले मैंने अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू किया था, आपकी अदालत में नहीं, वैसे एक आज की बात के शो में, जब उनकी एक भूतनाथ नाम की फिल्म रिलीज हुई थी। तो उसमें मैंने उनसे थोड़ी बहुत बात नरेंद्र मोदी के बारे में की थी और थोड़ी बहुत बात उनकी फिल्म भूतनाथ के बारे में की थी। अब वो वीडियो मेरे सामने आया जिसमें मैं उनसे पूछ रहा हूं, अमित जी ये बताइए आपके जोड़ों का दर्द कैसा है? वो कहते हैं रजत जी, आपने मुझे जो दवाई बताई, मैं 8 साल से अपने घुटनों के दर्द से परेशान था, आपने जो पीड़ांतक दवाई मुझे बताई है वो लगाने से मुझे बहुत आराम मिला है। अब आई वॉज वरीड, इसको देख करके कोई लोग मिसलीड ना हो जाएं। तो हमने अपने चैनल पर, फेसबुक पर वीडियोस डाले, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं, जब तक हम इनके बारे में कुछ कहते हैं तब तक 1-1.5 लाख लोग इसको देख चुके होते हैं। फिर एक वीडियो आया, डॉक्टर नरेश त्रेहन और मेरी बातचीत हो रही है और हम बात कर रहे हैं वेट लॉस के बारे में। तो डॉक्टर त्रेहन ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा देखो रजत जी, मैंने तो आपसे कभी बात नहीं की। मैंने कहा मैंने भी आपसे कभी इस बारे में बात नहीं की। फिर उन्होंने बताया कि इस दवाई को खाने से कुछ लोग वाकई में बीमार हो गए हैं और ये चिंता बढ़ती रही। हमने जाहिर है पुलिस में कंप्लेंट की, हमने केस फाइल किया, एक रिट पिटीशन मैंने फाइल की, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको जब इन वीडियोस को हटाने के लिए कहते हैं तो उसमें वो 5 दिन 6 दिन लगा देते हैं। उतने दिनों में बहुत लोग देख पाते हैं। फिर एक और हादसा हुआ, मेरे बड़े भाई साहब, उनकी डेथ हो गई साल भर पहले। तो उनकी वाइफ है, मेरी भाभी जी हैं, वो मुंबई में रहती हैं। उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि ये अमित जी का एक, वो मैं देख रही हूँ वीडियो जिसमें वो एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, तो तुम्हारे तो मित्र हैं, तो तुम अमिताभ बच्चन से पूछ सकते हो। तो मैंने इमीडिएटली कहा, मैंने कहा देखिए भाभी जी, ये
फेक वीडियो है, ये झूठ है, इस पर आप मत पैसा इन्वेस्ट करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुमसे नहीं पैसा मांग रही हूं। मैंने कहा वो सवाल वो नहीं है, ये फेक है। मुश्किल हुआ उन्हें समझाना। एजुकेटेड है, बहुत पढ़ी लिखी हैं, अकम्पलिश्ड हैं लाइफ में, बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन अकेले होने की वजह से एक मन में लालसा होती है शायद इन्वेस्टमेंट करने से पैसा मिल जाए। उसके 2 दिन बाद उन्होंने मुझे नारायण मूर्ति का वीडियो भेजा उसी सब्जेक्ट पर, फिर समझाया। मैंने कहा ये नहीं है, नारायण मूर्ति का नहीं है, ये फेक है। तीसरे दिन उन्होंने मेरा वीडियो भेज दिया जिसमें मैं उस इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा हूं। ये प्रॉब्लम इतनी गहरी है, इतनी डीप है, किसी के लिए भी, जो लोग हमें बरसों से जानते हैं, पहचानते हैं, उनके लिए भी सही और गलत में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। अब मैंने हाई कोर्ट में केस किया था और आज मैं इसलिए भी इसका जिक्र कर रहा हूं, कल ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर एक फैसला दिया है, मेरे हक में एक ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा फेसबुक से, मेटा के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टा से, यूट्यूब से, गूगल से, सबसे कहा ऐसे सारे वीडियो तुरंत हटाए जाएं, और ये अधिकार दिया है कि कोई नाम का, पर्सनैलिटी का इस तरह से इस्तेमाल ना करे। लेकिन तो भी इसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो जाएगा। आप एक प्लेटफॉर्म से हटाएंगे, दूसरी जगह से आ जाएगा। और जब आप इसको ट्रेस करने जाते हैं किसने पोस्ट किया, तो पता चलता है किसने ग्वाटेमाला से पोस्ट किया, किसने वियतनाम से पोस्ट किया। तो इनको ट्रेस करना, ट्रैक करना, अपराधी तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। हम सबकी जिम्मेदारी है, और खासतौर से आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं, आप लोग इंटरनेट को जानते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। आप अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास रहने वालों को समझा सकते हैं डीप फेक में और ओरिजिनल में क्या फर्क है, डीप फेक क्या होता है, कैसे बनाया जा सकता है, एआई क्या होती है। ये जब तक हम अपने समाज के लोग को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक वो लोग इसका नुकसान उठाते रहेंगे। आज ही, और ये रोज रिपोर्ट्स आती हैं, जो आज जो रिपोर्ट्स आई वो आपको बताता हूं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 600 अकाउंट्स डिटेक्ट किए हैं जहां पर टीनेजर्स, यंगस्टर्स आर्म्स डिस्प्ले कर रहे हैं। कोई रिवॉल्वर लेकर खड़ा है, कोई गन लेकर खड़ा है, कोई चाकू लेके खड़ा है, कोई खुखरी लेके खड़ा है, और वो अपने आप को गैंगस्टर बता रहे हैं, गैंग का पार्ट बता रहे हैं। 6000 अकाउंट ढूंढे, उसमें से 600 लोग ऐसे मिले जिनके खिलाफ केस किया। टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं। केस करेंगे, जुवेनाइल केस बनेगा, 2 महीने में, 2-3 महीने में को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये जो स्कार है उनके दिलो दिमाग पर जो रह जाएगा वो ज्यादा डीप होगा। ज्यादातर बच्चे इसमें से स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, अनएजुकेटेड हैं। अब ये हम लोगों की, आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम जब इकट्ठे हों, क्योंकि आप सब लोग देश के अलग अलग कोने से आए हैं, कई बच्चे तो ऐसे जगहों से आए हैं जिन गांव में आज तक कभी किसी की नजर नहीं गई, कोई पहुंचा नहीं था। तो आप लोग पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग हिंदुस्तान की आने वाली जनरेशन का माइंड है। अगर आप इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएंगे, ये करना गलत है। गैंग में जाना, गैंग में का मेंबर बन के रिवॉल्वर डिस्प्ले करके हीरो बनना, ये गलत है, क्योंकि इसमें किसी न किसी दिन आप पकड़े जाएंगे। ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आप इस क्राइम से बच सकें। और अगर हम उन लोगों को एजुकेट करके उनको इस क्राइम से बचा सकें, तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी, बहुत बड़ी हेल्प होगी टीनेजर्स की, जो एजुकेटेड नहीं है, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, जिनके पास शायद कुछ काम नहीं है। एक और बड़ा खतरा जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, नू और मेवात, इन इलाकों में एक तरह से इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं जहां पर यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को ट्रेन किया जाता है फ्रॉड करने के लिए, साइबर फ्रॉड करने के लिए। उनको सिखाया जाता है कि कैसे वॉइस मॉड्यूलेट करनी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट क्रिएट किए हैं। एक इंस्टीट्यूट है
जो ट्रेन करता है आवाज़ कैसे मॉड्यूलेट करनी है, कैसे फ्रॉड करना है, कैसे किसी को कॉल करके क्या बताते हैं, किसी को ये बताते हैं कि देखिए आपके नाम एक पार्सल आया था, उस पार्सल में ड्रग्स मिली हैं और आप उसके लिए इस नंबर पर तुरंत पैसा जमा कराइए, नहीं तो फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके घर पुलिस आ जाएगी। तो डर में कई बार लोग पैसा जमा कराते हैं, उनका बैंक अकाउंट नंबर उनके पास चला जाता है, ओटीपी चला जाता है, उनका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। कई बार किसी बुजुर्ग को फोन करते हैं, उनके सामने एक न्यूड फोटो लगा देते हैं और फिर सेक्सटॉर्शन करते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी जो न्यूड फोटो है आपकी फैमिली को बता देंगे, डर के मारे वो लोग पैसे दे देते हैं। अलग अलग तरह के क्राइम्स हैं जो किए जाते हैं। अब इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, किसी को ट्रेनिंग दी जाती है वॉइस कैसे मॉड्यूलेट करनी है, किसी को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको जब वो जो पैसा ट्रांसफर होगा उसको तुरंत किसी दूसरे बैंक से उससे तीसरे बैंक में चौथे बैंक में कैसे ट्रांसफर करना है। किसी को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि सिम कार्ड कैसे अवेलेबल कराने हैं और अगर पुलिस आए तो उसको कैसे गायब कर देना है। और चूंकि ये क्राइम करने वाले और उस जो इलाके के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उस इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन लोगों से मैं बहुत डिटेल में मैंने बात की है, गहराई से इस बात को समझा है। उन्होंने कहा कि टीनेजर्स को, यंगस्टर्स को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें तुरंत बेल मिल जाती है, उन्हें पुलिस ज्यादा देर कस्टडी में रख नहीं सकती है। तो आप सोचिए कि वो लोग टीनेजर्स का, जो लोग हमारे देश की दौलत हैं, जो लोग हमारे देश का एसेट हैं, जो लोग हमारे देश का माइंड है, जो लोग हमारे देश का फ्यूचर है, उन लोगों को कुछ क्रिमिनल्स, कुछ लुटेरे, कुछ बेईमान कैसे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए उन सबको जागरूक करने की जरूरत है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी, मीडिया के लिए हमारी जिम्मेदारी है, यंगस्टर्स के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है, जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। ये क्राइम किस लिए होता है इसको भी समझने की जरूरत है। ज्यादातर लोगों के मन में इच्छा होती है जल्दी से पैसा कमाने की, एक लालच होता है कि शायद यहां इन्वेस्ट करूं, आज मैं 5 लाख रुपए डालूंगा तो मुझे 5 करोड़ मिल जाएंगे। कुछ लोगों को फंसाया जाता है नौकरी के नाम पे। आज ही अगर आप आज के न्यूज़पेपर देखेंगे तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा ऐड है जिसमें लिखा है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज से जॉब के जो ऑफर्स आते हैं, प्लीज उनको सीरियसली न लें, उनको चेक करें, वो फ्रॉड हैं, उसमें आप फंस जाएंगे, आपसे पैसे लेंगे, आपका बैंक अकाउंट खाली कर देंगे और आपको किसी न किसी चीज में फंसा देंगे। तो जब कभी लालच होता है कि नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तब इस तरह का क्राइम होता है। कई लोगों को होता है कि मेरी शादी हो जाए, कई लोगों को होता है कि मुझे अच्छी आज जो नौकरी कर रहा हूं उससे बेहतर नौकरी मिल जाए। कई लोग जिनके बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होती, वो उसके चक्कर में जिसकी जो भी जरूरत होती है, हर आदमी के मन में अलग अलग तरह की आकांक्षा, लालसा, किसी पर कोई मुसीबत होती है, किसी के पास कोई बीमारी होती है, इसलिए वो उस लालच में इन चीजों में फंस जाते हैं। हमें सबको मिलकर के ऐसे लोगों को, हमारे सोसाइटी को समझाने की जरूरत है। आज के जमाने का ये साइबर क्राइम, ये साइबर फ्रॉड बहुत बड़ी मुसीबत है। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कितने लोग इस देश में करोड़ों रुपए गवा चुके हैं, बैंक अकाउंट खाली हो चुके हैं, कुछ लोगों ने अपने मकान बेच दिए, कुछ लोगों ने उधार लिया, उस उधार को चुका नहीं पाए, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। अब इसका एक और भी एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट है जिसको आप सब अच्छी तरह जानते हैं, रील्स बनाने का। बड़ा शौक है रील्स बनाने का, हमारे पास रोज रिपोर्ट्स आती हैं। रील बनाने के चक्कर में कोई लड़की गाड़ी में बैठी है, रिवर्स गियर गलती से मार दिया, गाड़ी पीछे गड्ढे में गिर गई, डेथ हो गई। कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, वहां से दौड़ते हुए रील्स बना रहे हैं, गिर गए। कोई सड़क के बीच में खड़े होकर रील्स बना रहे हैं। और रील्स बनाना बुरा नहीं है, रील बनाने के लिए जान खतरे में डालना बुरा है। कितने लोगों की डेथ होती है।
अभी कुछ दिन पहले मेरी एक स्कॉलर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि ऐसे लोग रील्स बनाने के लिए यंगस्टर्स हमारे जगह जगह के केसेस हमारे पास आते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, कोई उनको एजुकेट करने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि जितने यंगस्टर्स, जितने बच्चे रील बनाने के चक्कर में मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपनी रील्स को हिट्स न मिलने के कारण मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और डॉक्टर नागपाल इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे। ये जो डिस्टर्बेंस है, मेंटल डिस्टर्बेंस, मैंने रील बनाई, मुझे व्यूज नहीं मिले, सामने वाले को, मेरे कॉम्पिटिटर को, मेरे दोस्त को व्यूज मिल गए, मैं पीछे रह गया, उसने पैसे बना लिए, मैं पैसे नहीं बना पाया। इस अवसाद से, इस मेंटल टॉर्चर से भी बचने की जरूरत है। रील बनाना बुरा नहीं है, एआई बुरा नहीं है, इंटरनेट बुरा नहीं है, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस दिशा में करते हैं, वो बुरा है। और हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो इन्हीं चीजों से होता है। मैं डॉक्टर नागपाल से, यहाँ जो सीबीएसई के लोग हैं, इनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि इसका कोई रास्ता निकालिए, इसको हम कैसे एजुकेट कर पाएँ। क्या हम इसको करिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं, क्या ये पार्ट ऑफ एजुकेशन हो सकता है, पार्ट ऑफ आवर सिस्टम हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये खतरा और बढ़ने वाला है। ये कोई आज जो मैंने बातें आपके सामने, देखिए आज 2 साल पहले जब मैं आपके पास आया तो हम इन चीज़ों को मजाक में लेते थे। हम कहते थे देखिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ कि 2 लड़के 2 लड़कियाँ, मैं दूसरे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और यहाँ नहीं, लंदन में भी, स्विट्जरलैंड में भी, कहीं भी टेबल पर आते हैं, पहले खाना आता है तो पहले उसकी फ़ोटो लेते हैं, वो किसी को भेजते हैं, फिर उसमें से एक थोड़ा सा पोर्शन काटते हैं, फिर उसकी तस्वीर किसी को भेजते हैं, फिर उसका मैसेज आता है। तो जब तक खाना ठंडा हो जाता है तो खाने का इंटरेस्ट नहीं है। किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, सब वीडियो बना रहे हैं, कॉन्सर्ट पर इंटरेस्ट ही नहीं है। क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, हम लोग बड़े पैशनेट होकर क्रिकेट मैच देखते थे, हम लोग पैशनेट होकर के कॉन्सर्ट सुनते थे, लेकिन सारा का सारा ध्यान वीडियो बनाने पे। घर में माता पिता और 2 बच्चे बैठे हुए हैं, चारों डिनर टेबल पे, चारों अपने फोन पर किसी और से बात कर रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे। कनाडा में भी बात कर रहे हैं, लंदन में भी बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बात कर रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे। ये चीजें हम 3-4 साल पहले डिस्कस किया करते थे, मजाक में करते थे, इस पर हंसते थे, चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखिए 3 साल में तस्वीर कितनी बदल गई है। आज कितना बड़ा खतरा हमारे सामने आ गया है, कितना डेंजरस ये काम हो गया है। कैसे लोगों की जान जा रही है, कैसे लोगों का पैसा जा रहा है, कैसे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इसको अभी रोकने की, समझने की जरूरत है। हमें सिर्फ लोगों को यह बताना है, डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता, ये फ्रॉड है, कोई कानून नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने मन की बात में लोगों को बताया, हम रोज टीवी पर लोगों को बताते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, समझाते हैं। जहां मैं जाता हूं लोगों से ये कहता हूं कि देयर इज नथिंग लाइक डिजिटल अरेस्ट। लेकिन आज ही मैंने पढ़ा सुबह अखबार में, केमिकल इंजीनियर, एजुकेटेड लोग हैं, आईआईटी से पास केमिकल इंजीनियर, वो डिजिटल अरेस्ट अपने आप को करके बैठे थे। उन्होंने 3.5 लाख रुपए दे भी दिए थे और देने वाले थे। जिन्होंने डिजिटल अरेस्ट किया था, गलती से उनका कैमरा खुला रह गया और वो हंस रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, देखो इसको कैसे बेवकूफ बनाया। ही ओवरहर्ड इट एंड इमीडिएटली रिपोर्टेड दिस टू द पुलिस। और पुलिस के लिए भी उन तक पहुंचना मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि वो एक पूरा पुलिस स्टेशन क्रिएट कर देते हैं, जिसमें वर्दी में पुलिस वाले बैठे हैं, और जो साधारण, देखिए ज्यादातर लोग हैं वो आपकी तरह, आप यंगस्टर्स हैं, आप लोग हमेशा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, फोन पे, स्मार्टफोन पर। ज्यादा तो लोग नहीं हैं। हमारे घरों में जो बुजुर्ग हैं, जो मिडिल एजेड लोग हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, वो डर जाते हैं। उनको लगता है ये साइबर पुलिस होगी, ये कोई सीबीआई होगी जिसने हमें अरेस्ट कर लिया, और फिर वो जितना पैसा मांगते हैं वो देते जाते हैं, और डर के मारे अपने घर में यंगस्टर से, अपने किसी भाई बहन से बात नहीं करते, और इसका फायदा वो लोग उठाते हैं। और सबसे पहले लोगों को ये बताने की जरूरत है,
अगर कोई आपको डिजिटल अरेस्ट करे, कोई आपको पार्सल में ड्रग्स का इल्ज़ाम लगाए, कोई आपसे पैसा मांगे, कोई आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगे, कोई आपसे OTP मांगे, तो नहीं देना है। अपने घर में, पड़ोस में जो एजुकेटेड लोग हैं उनको बताना है, छुपाना नहीं है। दूसरा, साइबर क्राइम में, पुलिस में एक नंबर है जो हर जगह डिस्प्ले किया जाता है, पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर बता रहे थे, उस नंबर पर फोन करें, लोगों को बताएं, और कुछ ना हो तो आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनसे पूछ लें। आप लोग बेहतर तरीके से उनको समझा सकेंगे। ये मुझे लगता है कि हम अगर ये कर पाए, इसके बारे में हम कोई एक मूवमेंट खड़ा कर पाए, अपने लोगों को एजुकेट कर पाए, तो बहुत बड़ा काम होगा। और ये आप समझिए कि सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है। मैं दुनिया के जिस मुल्क में जाता हूं, वहां हेड ऑफ द स्टेट से लेकर स्कूल के प्रिंसिपल तक सब इस प्रॉब्लम से परेशान है। हर जगह यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को इस तरह के साइबर क्राइम में फंसाया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो और पूरी दुनिया इसके रास्ते ढूंढ रही है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में भी ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून बनाना पड़े। ऑस्ट्रेलिया ने कानून बनाया कि 18 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया पर ना नहीं दिया जाए। अब हमारा देश ऐसा नहीं है कि हम पाबंदियां लगा सके, अच्छी बात नहीं, हम पाबंदियों के कायल नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि सरकार को कानून बनाना पड़े, पाबंदी बनानी पड़े, फिर जो सोशल मीडिया बच्चे यूज कर रहे हैं उनके खिलाफ केस बने। क्यों इस कॉम्प्लिकेशन में जाएं? हम पूरे देश में एक अभियान करें, लोगों को जागरूक करें, एजुकेट करें, और फिर जो एजुकेशन है उसके जरिए, स्कूल्स के जरिए, आपके जो ऐसे समिट होते हैं, इनके जरिए अगर हम कोई रास्ता निकाल पाए, कुछ लोगों को जगा पाए, इस प्रॉब्लम को कम कर पाए, तो मुझे लगेगा आज मेरा यहां आना, आपसे बात करना सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं मेरी लाइफ के बारे में, प्लीज, अगर कोई चाहे कि भाई माहौल बहुत सीरियस हो गया, थोड़ा सा लाइटन करना है, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग मिलके। Yeah, sir, my question would be, there must be moments like while you were doing your show where you did not have the motivation, you felt exhausted, drained. So how did you motivate yourself? How did you cope up with that? And how are we supposed to motivate ourselves to, get our work done, get up? I think your question is, how do I motivate myself to do my show? Is that Sir, how do we motivate ourselves to, get up, do our work? Because sometimes... You are so motivated. See, I don't see any lack of motivation. But if your goal is clear, if you are very clear that this is what I have to achieve, मेरे हिसाब से 3 चीज पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जो आप अपने आप को चैलेंजेस के लिए तैयार करने के लिए, एक, आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से करें। वक्त एक बार चला गया, कभी दोबारा नहीं आता। दूसरा, हेल्थ। एक बार हेल्थ आपके हाथ से गुजर गई, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा। एक गलती हो गई, इस एज में अगर आपने ध्यान रख लिया तो बहुत जरूरी। और तीसरा, संबंध, समय, संबंध और सेहत। संबंध आपके रिलेशंस विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स। ये रिलेशन एक बार बिगड़े तो आपकी लाइफ में मुश्किलें आ जाएंगी, फिर कोई आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। इन 3 चीज का आपने ध्यान रखा, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से मोटिवेशन आएगा। Thank you, sir. So we have more questions over here. Sir, I would like to ask a question. Sir, लाइफ में आजकल सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, छोटे बच्चों की भी लाइफ में स्ट्रेस है। तो मेरा क्वेश्चन
शायद सिर्फ मेरा नहीं, यहाँ पे जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं उनका भी एक क्वेश्चन होगा, हाउ डू यू कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव? दिल, छोटा बच्चा अंदर का कैसे जीवित रखते हैं सर? मैं आपको अपनी बात तो बता सकता हूँ। देखिए, सच बात यह है कि जो हमारा काम है मीडिया का, वो स्ट्रेसफुल है, और सबसे ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रेसफुल है आपकी अदालत करना। जब आपकी अदालत का शो करना होता है, 31 साल हो गए मुझे ये शो करते हुए, हर बार जब मैं उसकी रिसर्च कर रहा होता हूँ, तैयारी कर रहा होता हूँ, तो सोचता हूँ कि अब शायद मेरे से नहीं होगा, कल पता नहीं मैं पूछ पाऊँ कि नहीं पूछ पाऊँ, रिसर्च अच्छी नहीं है, सामने वाला तो इतना तेज़ है बोलने वाला। मेरी वाइफ जो प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, उनको ये सब हर बार सुनना पड़ता है, और मैं स्टूडियो में जब जाने का टाइम आता है उससे पहले सोच रहा होता हूँ कि आज ये छत गिर जाए, आज ये लाइटें बंद हो जाएं, आज ना हो मैं कल कर लूँगा, और फिर ये सोच रहा होता हूँ कि आज बस ये कर, इसके बाद नहीं करूँगा, बहुत हो गया। जब 5 मिनट रह जाते हैं, मेरे पैर कांप रहे होते हैं और पसीना आ रहा होता है, मेकअप वाला बार बार उसको पफ करता है कि नहीं सर, कोई बात नहीं सर, हो जाएगा। लेकिन जब मैं एंटर करता हूं, जब मुझे अब आवाज़ सुनाई पड़ती है 10 सेकंड्स टू गो, फिर आता है लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन, उसके बाद किसी और जोन में चला, फिर मुझे नहीं पता क्या होता है, बिल्कुल नहीं पता होता। तो अगर आप अपने काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर कोई स्ट्रेस नहीं होगा। और दूसरा काम मैंने ये किया, जैसे जब रिसर्च करते थे ना, तो सुबह, ये मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है, तो कई बार सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, पढ़ रहा हूँ, मैं देखता हूँ सर्दी का टाइम है, सब घर वाले आराम से सो रहे हैं रज़ाइयों में, मैं स्टडी में बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ, फिर वो पढ़ता हूँ तो लगता नहीं रिसर्च इनफ नहीं है, फिर अच्छा यहाँ से निकालो, तो कई बार रोना आता था। फिर एक दिन मुझे लगा कि अगर मैं रोऊंगा तो भी मुझे शो करना है, नहीं रोऊंगा तो भी करना है, तो बेहतर है इसको हंस के कर लूँ। अब मैंने अपने आप को समझा लिया है, अब मैं उतना स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, लेकिन यह है कि वो जो डर है वो अभी भी रहता है। तो इसको हम ऐसे वाइंड अप कर सकते हैं कि ये वो डर है जो अच्छा है। तो कुछ डर, कुछ स्ट्रेस अच्छे भी होते हैं। Sir, I have a question. Good afternoon, sir. Sir, मतलब I like I can't even speak because I panic a lot. मतलब आपको देखकर ही ऐसा लग रहा है because my father and me like daily watch you at 9 p.m. and my father is like, मतलब मैं हमेशा उनसे ये क्वेश्चन पूछती थी कि सर इतने काम रहते हैं हमेशा, अदर न्यूज़ चैनल्स पे अगर हम जाए दे आर लाइक ऐसे चिल्ला रहे हैं शोइंग की ऐसे ऐसे करो, बट आई वाज लाइक कि इतनी सीरियस न्यूज़ भी इतने आराम से बताते हैं, तो अभी भी आप खड़े हुए हो, आप इतने कामनेस के साथ यू आर स्पीकिंग, सो हाउ यू गेट दैट कामनेस? देखो, दो चीज़ हैं, एक तो कुछ चीज़ें किसी भी इंसान में नेचुरल होती हैं, नेचुरली आई एम काम, आई डोंट गेट एजिटेटेड ईजीली, और दूसरा हमारे प्रोफेशन में मैं ये मानता हूँ कि चिल्लाने से, झगड़ा करने से, किसी को इंसल्ट करने से कभी कुछ हासिल नहीं होता। आप अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, उसको कहते हैं आप हमारे गेस्ट हैं, और फिर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, ये फेयर नहीं है। या तो आप उसको मेहमान मत कहो, या कहो आप हमारे दुश्मन हैं, आइए बाबा आपसे लड़ने के लिए आए हैं। तो जो रेसलिंग रिंग और टीवी स्टूडियो, इसके बीच में फर्क होना चाहिए। जब बगैर चिल्लाए आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जिनके जवाब सामने वाले को देना मुश्किल हो जाए, तो चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, और उसकी वजह मैं आपको बता दूं ये क्यों होता है। और मैं हमारे जो कुलीग्स हैं, ज़्यादातर एंकर्स हैं, समझाता हूँ, हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं उनके पास में इतनी जानकारी होती है और वो इतना पूछना चाहते हैं। मैं मानता हूँ हमारे पास इतनी जानकारी होनी चाहिए और इतना सा पूछें, तब फिर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो लोग तैयार कर लेते हैं। मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे, तैयारी करके आएंगे तो चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इनर स्ट्रेंथ तो बहुत ज़रूरी है। Sir, we also had one more question. Rajat sir, on this side, we also had one more question. Good afternoon, sir. I am Swastika Harapka from ODM Global School, Bhubaneswar.
Sir, I wanted to ask कि people are usually like कि you should think out of the box, be creative and all. But sometimes जो हमारे खुद के teachers होते हैं, our mentors, our guru, and everyone else in the society, they are like, you should, tape your mouth shut and fit in. They make us feel like that. So how will we cope up with that? This is not only your problem, it is my problem also. All the time people will say, this you are doing fine, this you are doing very well, fine, but do something out of the box, do something new. This challenge will always be there. Don't take stress out of it. नहीं सर, मतलब हम कुछ out of the box करेंगे, but everyone is like, मतलब out of the box करने के लिए बोलेंगे भी, फिर out of the box करने से पागल भी बोलेंगे, मतलब वैसे in that. ये problem रहेगी. We have to learn to live with this. See, people will, parents, friends, teachers will always tell you, this you are doing well, this you are doing fine, but do something out of the box. Be creative, kuch naya karo, do something different, right? But if you get an idea, can do something different, can you think out of the box, it is definitely going to help. They are not saying anything wrong. But when parents meet me, I always tell them one thing which I think all the adults who are here, they should also share with the parents. I always tell parents, listen to your child. Normally, when a child starts talking to the parent says, पता है यार हमें, चलो ये बात तो पता है, अब आगे बताओ, कुछ नई बात बताओ, कुछ out of the box चीज बताओ. Where will the child go? किससे बात करेगा? I always tell parent, hear out. Even if you know what he or she is saying, don't worry. Give them time. And lot of people who have done this, now they have only yesterday, somebody in my office came and told me, sir, this is what you have suggested. I've been talking to my daughter for last 1 year. Now my relationship with her is very, very strong because I hear her out. She shares her experiences. She shares her emotion with me. Because if a parent is not listening, then the child will start looking some friend, some outsider with whom to share emotion, to share a problem. And parents will have to give time to their children to hear them out. And you should also, you can tell your parents, just hear me out first. Talk to me. But this is more for the parents, less for the children. Sir, so there was also a common question which had come up from the student body. And I think that it focused on the mental health and well-being of a lot of teachers and counselors also. So we have, the students also mentioned that, it is, I think, most of them derive a lot of learning from the closest relationships, which is the family system and the school system. But a lot of times they see complications over here. So in this audience, we also have a lot of teachers and counselors. If you can tell them something which can also inspire them to take better care of themselves and therefore the students, it would be wonderful. Because we want to address not only the kids, but the people who are taking the most care of them, which is teachers and counselors. Actually, this question should be addressed to Dr. Nagpal. We will come to Dr. If I have Nagpal, this but question, I since will you're ask him, here, Dr. Saab, how do we handle? yeah. So this is a question which some expert should answer. How to, for the consultant, for the students. I am not the right person to answer this. Jain sir, I'm Saurabh Yadav from Sunbeam School, Maho. So my question is like that. People say accept failures and rejections gracefully. Like खुशी खुशी उसको accept करो कि वो है कि हमें opportunity देता है नई तरीके से चीज़ों को करने के लिए, कुछ चीज़ें नई सीखने के लिए. तो how can we like exactly do that, cope up with the rejections? इनका सवाल है कि सोसाइटी में रिजेक्शन होता है, हमारे पास में इनफ नहीं होता है. वो लोग कहते हैं कि जो है, पेरेंट्स भी कहते हैं जो उसको एक्सेप्ट कर लो. देखिए, ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं आपको अपना एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूँ.
मेरे बचपन में मेरे पास अभाव, गरीबी, भूख के अलावा कुछ नहीं था। एक 10 बाई 10 का कमरा था जिसमें हम 10 लोग रहते थे, 7 भाई, एक बहन, माँ, पिताजी। बिजली नहीं थी तो रेलवे स्टेशन पर रात को पढ़ने के लिए जाता था मैं। घर में पानी नहीं था तो सड़क के किनारे जो कॉरपोरेशन का नल है वहां हम नहाते थे और बहन और माँ के लिए एक एक बाल्टी पानी ले आते थे। खाने को कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। इन सब तकलीफ के दिनों में एक दिन मैंने अपने फादर से, बाबूजी से यही सवाल पूछा था जो आज इन्होंने पूछा। हर जगह से रिजेक्शन मिलता था, भूख थी, कपड़े नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, अच्छा स्कूल नहीं था। उन्होंने, बाबूजी ने एक दिन मुझे पूछा कि क्यों इतने उदास रहते हो? तो मैंने कहा आप देखिए तो सही, हम हैं कैसे, कुछ नहीं है हमारे पास में। तो उन्होंने कहा देखो, अगर अच्छा स्कूल होता, अच्छे कपड़े होते, गाड़ी होती, पैसा होता, अच्छा खाना मिलता, खुश रह लेते, कौन सी बड़ी बात थी। चैलेंज ये है कि गरीबी में, तकलीफ में, भूख में, अंधेरे में खुश रह के दिखाओ, तब बड़ी बात। और ये लेसन मुझे जीवन भर काम आया है। कभी मत डरिए, संघर्ष से, तकलीफ से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, इसको ऐसा मानिए कि जैसे ये आग की भट्टी है। अगर आप सोना है, उसमें से निखर करके चमकते हुए सामने आ जाएंगे, और अगर सोना नहीं है तो उस जीवन का क्या फायदा, वो भट्टी में भस्म हो जाए, वही अच्छा। Sir, Sir, good afternoon, good sir. afternoon, sir. Sir, Yes. I am Aditi Srivastava from SIS International School. Sir, I want to ask that what motivates you for more than 3 decades of Aapki Adalat and making it is our biggest show so that we can also get motivated towards our goals and ambitions? आपकी अदालत के लिए जो मुझे मोटिवेशन है वो सिर्फ एक ही है, लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट। 31 साल से लोगों ने इस शो को सपोर्ट किया है, वीक आफ्टर वीक हाईएस्ट रेटेड शो बनाया है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है। साथ साथ मैं ये भी सोचता हूं कि इस शो के माध्यम से मैं इस देश की हिस्ट्री को लोगों के सामने रख पाया। ऐसे लोग जिनसे लोग सवाल पूछना चाहते हैं, लोगों के मन में होता है कि भाई ये शाहरुख खान मुझे मिल जाए, नरेंद्र मोदी मुझे मिल जाए तो मैं इनसे ये पूछूं। तो मैं प्रयास ये करता हूं कि वो सवाल ना पूछूं जो मैं एज एन एडिटर मुझे पूछने हो, मैं वो सवाल पूछूं जो आम जनता पूछना चाहती है। और ये मैं कर पाया हूं, ये मेरा सेटिस्फैक्शन है, ये मेरी मोटिवेशन। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. I'm Yahvi from DPS Rajnagar Extension. Where are you? Here. Okay. And my question is, what's your favorite memory from the sets of Aapki Adalat? Favorite? Memory from the sets of Aapki Adalat. Every show is memorable. Every show there is some memory. But कुछ shows ऐसे होते हैं जो हमेशा दिमाग में छप के रह जाते हैं। और 2 ऐसे shows हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक वो शो जो मैंने नरेंद्र मोदी के साथ किया था 2014 में, जब वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे। जब वो स्टूडियो में आए तो उन्होंने रात का टाइम दिया था। उन्होंने कहा था मैं दिन भर मेरी पब्लिक मीटिंग्स लगी रहती हैं तो मैं शाम को आऊंगा। जब वो रात को आए तो उनका गला बंद था, आवाज निकल ही नहीं पा रही थी, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि पंडित जी ये तो मैं फैक्टर करना ही भूल गया, रोज रात को गला बंद हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पब्लिक मीटिंग करते हैं वो धूल धुआं सब कुछ होता है, तो रोज रात को फिर इलाज करता हूं तो सुबह बोल पाऊंगा। अब
मैं तो शॉक था क्योंकि ऑडियंस थी, लोग दूर दूर से आए थे, वो इंतज़ार कर रहे थे, मैंने प्रिपेयर किया था, एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस शो। आधा घंटे बाद में फिर उन्होंने कहा क्या करें, मैं चलता हूँ। तो ऋतु जी जो मेरी वाइफ जो डायरेक्ट करती है प्रोग्राम को, उन्होंने कहा कि मैं आपको काली मिर्च का पानी देती हूँ, ये दे। तो उन्होंने कहा देखिए मैं रोज़ ये सारे इलाज करता हूँ, कुछ नहीं होता, आवाज़ नहीं निकलती। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा आप रात में रुक जाइए दिल्ली, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे, आप मुझे 5 बजे कहेंगे, मैं 5 बजे ये शो कर लूँगा, ऑडियंस भी बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, मेरा प्लेन तो उसमें प्रधानमंत्री तो थे नहीं, मुझे अहमदाबाद में ही पार्किंग मेरे पास में, आई हैव नो ऑप्शन। लेकिन और अहमदाबाद जाऊंगा और कल अहमदाबाद से मुझे पटना जाना है, वहां पब्लिक मीटिंग्स लगी हुई है। फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा नीचे जो ऑडियंस आई हुई है एक बार उनको आप चेहरा दिखा दीजिए ताकि लोग ये ना सोचे कि हमने उनको आपके नाम पर बुलाया, आप आए नहीं, या हमसे प्रॉमिस करके आप नहीं आए। और दूसरा वहाँ कटघरे में बैठ के मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलिए तो हम दिखा देंगे लोगों को, आए थे आवाज़ नहीं निकली इसलिए हमने शो नहीं किया, फिर कभी करेंगे। अब वो जैसे स्टूडियो के अंदर एंटर किए, चारों तरफ जो ऑडियंस बैठी थी वो चिल्लाने लगे मोदी मोदी। तो मैंने ऑडियंस कोऑर्डिनेटर को कहा, मैंने कहा देखो मैंने तुम्हें कहा था कि बीजेपी के लोग नहीं चाहिए, मुझे सपोर्टर नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा सर ये कोई सपोर्टर नहीं है, वो देखो मेरा चाचा है कनाडा से आया, ऊपर एक टेबल पे चढ़ के नाच रहा है, मोदी मोदी कर रहा है, ये आम पब्लिक है। पहली बार वहां से ये जो मोदी मोदी स्लोगन है ये लोगों ने सुना। फिर एक लड़की ने वहां दूर से खड़े होकर कहा मोदी आई लव यू। मोदी जी ने देखा, बहुत वो स्माइल किया। फिर एक बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा मेरी उम्र तुझे लग जाए। फिर मैंने उनसे कहा देखिए आजकल मेरे मोबाइल पर मैसेज आते हैं, अब राहुल खाए चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। तो वो हंसे जोर से। फिर मैंने उनको कुछ और ऐसा कहा कि सोनिया बोली ए सरदार, अब तो बोलो ए सरदार। मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। तो ऐसे मैं मजाक कर रहा था, तो मुझे लगा हल्का फुल्का माहौल करके फिर वो चले जाएंगे। तो वो वहाँ बैठे, उन्होंने हंसते हंसते ये कहा कि भाई ये स्लोगन मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं। तो आवाज आ गई और फिर 1.5 आवर 1.5 घंटा नॉन स्टॉप मैंने सवाल पूछे, उन्होंने सवाल को जवाब दिए। और जब वो खत्म हो गया, वो जब निकलने लगे, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा ये कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा एक पब्लिक और दूसरा भगवान, ये जब आपके साथ हैं तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। नमस्कार सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सर। आप इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आप उनका इंटरव्यू करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि उनका इंटरव्यू करते हुए आपको कभी अनकंफर्टेबल लगा हो या आप ओवरवेल्म्ड हुए हो? तो मुझे सवाल पूछने में तो कभी अनकंफर्टेबल नहीं लगता। प्रॉब्लम तब आती है जब सामने वाला जवाब नहीं दे पाता। या जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा जो वर्स्ट केस था वो आपको बता देता हूं। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, अब वो आज इसलिए ये बात शेयर कर सकता हूं। मोतीलाल वोरा जी कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर थे, बहुत बड़े मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एस्टेब्लिश लीडर थे। वो उस समय जब मैंने उनके साथ आपकी अदालत का शो किया तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, गवर्नर थे यूपी के। तो मैंने उनको बुलाया। वो नॉर्मली कभी इंटरव्यूज नहीं देते, कभी बात नहीं करते, लेकिन आउट ऑफ हिज अफेक्शन फॉर मी वो आ गए। अब वो कटघरे में बैठे, पूरा इंट्रोडक्शन हुआ, पब्लिक तालियां बजा रही है। मैंने कहा, पहला सवाल मैंने पूछा, मैंने कहा वोरा जी सुना है आपने उत्तर प्रदेश के गवर्नर हाउस को राजनीति का अड्डा बना दिया है। उन्होंने कहा जी नहीं। अब आगे क्या करें? आदमी एक सेंटेंस तो बोले। फिर मैंने कहा मैंने सुना कि वहां चंद्रा स्वामी वहां आए थे, वहां पर एक बड़ा यज्ञ हुआ था। नहीं तो अब मेरा मन कर रहा था उनको जाके हिलाऊं, भाई कुछ तो बोलो, कैसे करेंगे? तो ये जो सिचुएशन, पर बाद में थोड़ा बहुत बोले हुआ, बट ये जो सिचुएशन होती है वो परेशान करने वाली होती है।
सामने बोलने वाला हो तो फिर मैं भी बोलता हूँ और फिर जवाब देते हैं, अच्छा होता है। हमारी कोशिश ये रहती है किसी को इंसल्ट ना करें, किसी का अपमान ना करें, प्यार से पूछें, आदर से पूछें, रेस्पेक्ट से पूछें, लेकिन सब कुछ पूछें। गुड आफ्टरनून सर, आपकी अदालत में आपकी लेगेसी रही है। आपने जर्नलिज्म में जो एक चरित्र पैदा किया है वो शायद भारत को और ना मिले कभी, लेकिन 30 साल, मोर देन 30 इयर्स मैम सर, 3 डेकेड्स बाद जो आपका जर्नलिज्म में भागीदारी रही है, आज पब्लिक का एक क्रिटिसिज्म उभर कर आ रहा है जर्नलिज्म की तरफ, मीडिया की तरफ। कहते हैं कि ये बायस्ड है, करप्टेड है, सही खबरें नहीं पहुंचा पा रहे, सही खबरें दिखा नहीं रहे। पब्लिक के इस क्रिटिसिज्म को एक जर्नलिस्ट के नजरिए से देखते हुए सर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, हम जो जर्नलिज्म करते हैं, हम जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, कोई अपने लिए तो करते नहीं, अपनी फैमिली तो करते नहीं, पब्लिक के लिए करते हैं। और अगर पब्लिक क्रिटिसाइज करे, उस क्रिटिसिज्म को सिर माथे पर रखना चाहिए। पब्लिक अगर कोई सवाल पूछे, उसका जवाब देने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर पब्लिक को आपको लेकर कोई शक है, उस शक को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है, ये पूरा प्रोफेशन क्रेडिबिलिटी पर और ट्रस्ट पर टिका हुआ है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे क्यों देखेंगे? अगर आपको मेरी क्रेडिबिलिटी पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे क्यों देखेंगे? तो किसी भी जर्नलिस्ट के लिए सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखे, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो भी क्रिटिसिज्म पब्लिक से मिले उसको सुने और उसमें करेक्शन लाने की कोशिश करें। Sir, with the advent of social media, creators like Dhruv Rathi and the Deshbhakt have emerged, and they're gaining popularity and tending to change political opinions. And as he said, the major bashing point is that the media houses are biased. So, do you think they have any credibility, or do you just ignore them? What is your opinion on creators like these? You are, I guess, talking about the social media opinions about the broadcast media and the mainline media. I'm talking, sir, about creators like Dhruv Rathi and the Deshbhakt who are gaining popularity and bashing out on you. Yeah, I understand. I get your point. देखिए, जो सोशल मीडिया पर जो लोग कमेंट करते हैं उनमें, और जो ब्रॉडकास्ट मीडिया में कमेंट करते हैं या जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, एक बड़ा फर्क है। ब्रॉडकास्ट मीडिया और प्रिंट मीडिया इज रेगुलेटेड, देयर आर कंट्रोल्स ओवर इट, वी आर बाउंड बाय सर्टेन लॉज, बाय सर्टेन एथिक्स। दोज हु राइट ऑन सोशल मीडिया, they are not bound by any ethics, any morals, any regulations. They are unedited terrorists who can write anything. And they become big by abusing people who are bigger. They become big by abusing people who have credibility. And initial layers, it was a concern for us, but now we have realized it makes no difference. जिसको जितनी गाली देनी है दे, जिसको जो कुछ कहना है कहे, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हम अपना काम करते रहें, हमसे गलती ना हो, हम कोई पब्लिक को गुमराह ना कर दें, हम पब्लिक को झूठ ना कर दें। और मैं आपकी बात को इसलिए सपोर्ट करता हूं, देखिए आपका कंसर्न बिल्कुल सही है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, और ये ऐसा एग्जांपल है जो सब जानते हैं। जिस समय हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया था जब प्लेन क्रैश हुआ था, आप सब जानते हैं, वो जो मूछ वाले अभिनंदन को जब पाकिस्तानियों ने पकड़ा तो उन्होंने उनको मारा, पीटा, उनका खून बह रहा था। वो सारे वीडियोस अवेलेबल थे, हमारे पास भी थे। सब टीवी चैनल तय किया कि हम वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर दिखाए गए। हमें लगता वो इररिस्पॉन्सिबल था, वो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ था, हमारी फौज के मोरल को डाउन करने वाला था। लेकिन जो इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कभी नहीं करेंगे। और इस तरह के एग्जाम्पल रोज आते हैं जब हम नेशनल इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में, हमारी
आर्म फोर्सेस के इंटरेस्ट में, कभी डॉक्टर्स के इंटरेस्ट में, कभी टीचर्स के इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाते। ब्लड, खून, टेरर, किसी बच्चे के साथ कोई क्राइम हुआ नहीं दिखाते। लेकिन सोशल मीडिया पर यही लोग उनको पोस्ट करते हैं, कहते हैं देखिए ये नहीं दिखा रहे। न दिखाने का पर्पस क्या है, न दिखाने का मकसद क्या है, वो अलग है। हम भी अगर ऐसी चीज़ को दिखाएंगे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, हम भी ऐसी चीज़ को दिखाएंगे, लेकिन हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट, देश, समाज, पब्लिक इंटरेस्ट वो पहले है, रेटिंग बाद में है, पैसा बाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।